नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में यूसीसी के जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में हमारी सरकार को यूसीसी धरातल में उतारने में सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना हुआ है। आपको बता दें कि अब यूसीसी गुजरात में भी लागू होने जा रही है। जल्दी वहां की सरकार भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करने को लेकर कदम बढ़ा सकती है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मुख्य आकर्षण बने शुभारंभ मौली खेलों के समापन के बाद सीएम आवास पर मौली पहुंचे। राष्ट्रीय खेलों के दौरान मौली ने सभी का दिल जीता और राज्य के लोगों को उत्तराखंड के राज्य पक्षी से परिचित भी कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन खेलों ने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई है, जहां राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 103 पदक हासिल किए। ग्रीन गेम्स और ई वेस्ट से बने पदक के साथ साथ इस आयोजन को पौधारोपण के लिए भी याद किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग की उपलब्धियों पर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आगामी बजट में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत मखाना और सिंघाड़ा उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही फ्लोरिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, जैसे कि आपको जी लगभग 3 साल मुझे विभाग में होने जा रहे हैं और 3 साल के अंदर लगातार कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हालांकि विकास के नाम पर राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कृषि के प्रति हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके लगातार अपने उत्पाद को हम बढ़ा रहे हैं और आज जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, श्री अन्न, मिलेट्स, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। हमारी सरकार ने मिलेट्स मिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें की। जहां अन्य बीजों पर हम 60% सब्सिडी देते हैं, उसमें 80% सब्सिडी हम अपने किसानों को दे रहे हैं। बीते दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन 50% बढ़ गई है, जिसके बाद पूर्व विधायकों की पेंशन अब 40,000 से 60,000 हो गई है। इसी के साथ उनके पेट्रोल और टेलीफोन के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी के मुताबिक पूर्व विधायक लगातार सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाए, इसलिए सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। विपक्ष को जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी कई बार
बार पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई है। कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती है। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। देखिए, पूर्व विधायक भी जो है लगातार सामाजिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं और उनकी काफ़ी समय से ये मांग थी कि उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाए। जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी है, अन्य जो है चीज़ों के जो है मजदूरियों की मजदूरी बढ़ी है और लोगों की भी जो है तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो उनकी भी जो है मांग थी। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष अपने गिरेबान में झांक ले, समय समय पर जो है अन्य सरकारों ने भी, कांग्रेस के समय में भी पेंशनें बढ़ी हैं। कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। आप देख लीजिए कांग्रेस के समय में कितनी बार जो है पेंशन बढ़ाई गई और भत्ते बढ़ाए गए। तो इसलिए विपक्ष का आरोप निराधार है और पूर्व विधायकों की मांग थी, उस एक मांग को पूरा करने का काम जो है सरकार ने किया। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने लागू यूसीसी किया है। चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की बात बता दें कि अदालत ने राज्य सरकार को याचिका पर लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों की रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया गया। इस कानून का विरोध कांग्रेस और कई संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जहाँ से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह से कहीं ना कहीं उनको इससे उनको दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बच्चे के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की भी अपील की गई है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 21 फरवरी से 11 मार्च तक की जो अवधि है इसके बीच में होंगे। तो इसके लिए सभी स्कूल्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं। सभी स्कूल्स को निर्देश दिए गए थे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। इसके अलावा विभाग लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी कई वर्कशॉप्स कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था जिसमें भी रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है हमारे स्टेट में, और गत वर्ष से काफी बड़ा है हमारे यहाँ वो। और अब की बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी लगभग हमारे यहाँ से 5 लाख से अधिक बच्चे जो थे क्लास 6 से 12 तक के, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय भी आए थे। उन्होंने भी बच्चों को संबोधित किया था जिस स्कूल में वो आए थे। और इसके अलावा विभाग लगातार इसमें जो बोर्ड एग्जाम्स है उनकी काउंसलिंग के लिए भी काम कर रहा है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है छात्रों के द्वारा पूछे जाते हैं, उनका समाधान किया जाता है। कुछ एनजीओ के साथ मिलकर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप भी की गई है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टिप्स भी दिए जा रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं इस तरह की, चाहे स्ट्रेस को लेके हो चाहे टाइम मैनेजमेंट को लेके हो, उनका भी उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंसधर तिवारी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां हल्द्वानी के मीडिया सेंटर कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने शहर भर के पत्रकारों से मुलाकात की। वहीं हल्द्वानी पहुंचने पर पत्रकारों ने उनका स्वागत किया। वहीं सूचना महानिदेशक ने पत्रकारों की समस्याओं को भी सुना। पत्रकारों द्वारा लंबे समय से प्रस्तावित नए मीडिया सेंटर के स्थान को लेकर भी अपनी बात रखी, जिसमें नए मीडिया सेंटर को हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय के समीप बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। पत्रकारों का कहना है कि वर्तमान मीडिया सेंटर नैनीताल रोड पर स्थित है, जहां से सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय जैसे कि कुमाऊं आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कैंप कार्यालय, डीआईजी एवं एसएसपी कार्यालय, नगर निगम, तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय, जल संस्थान और कुमाऊं मंडल विकास निगम कुछ ही किलोमीटर की परिधि में है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद और समाचार संकलन में उन्हें सहूलियत मिलती है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जो हल्द्वानी का मीडिया सेंटर है उसको तत्काल बनाया जाए और जो हमारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उसके द्वारा डीपीआर बनाई जा रही है और जैसे ही डीपीआर बन जाएगी उस पर हम लोग बजट स्वीकृत करके और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि हल्द्वानी में एक बेहतर सुविधा के साथ मीडिया सेंटर बनाया जा सके। देखिए, कई स्तरों से बार-बार ये मांग आ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सूचना विभाग की समीक्षा बैठक लिया था तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उसमें एक सामूहिक बीमा योजना के सहित जो मान्यता है, मान्यता के स्तर को तहसील स्तर तक विस्तारित करना और साथ ही साथ सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के लिए। तो आज वही मांगे आज भी चर्चा हुई हैं, उस पर हम लोग स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय लेकर के आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी रही है और 2024 और 25 में राज्य की विकास दर 6.61 रहने की संभावना ही है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,32,000 करोड़ से बढ़कर 3,78,000 करोड़ हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए से बढ़कर 2,74,000 रुपए अनुमानित की गई है। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार दर में भी सुधार हुआ है और 2022 की तुलना में 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से स्टेट में करना शुरू किया था, अदरवाइज भारत सरकार तो हमेशा करते थे। ये बजट पूर्व एक एक्सरसाइज है क्योंकि हमको मालूम पड़े कि प्रदेश किस जगह पे खड़ा है और किस तरीके की इंटरवेंशन बजट में आवश्यकता है बजट को एक बेस बनाने के लिए। तो ये हम लोग विधानसभा के पटल में सबमिट कर चुके हैं। उसकी मुख्य बिंदु को हमने अभी शेयर किया था, जिसके तहत हमारी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, जीएसडीपी में बढ़ोतरी हुई है, हमारी जो ग्रोथ रेट है ये राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से भी ऊपर रहा। सर, उत्तराखंड प्रदेश के कई जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध जारी है। आपको बता दें कि यूपीसीएल परिचालन निदेशक मदन राम आर ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नई और बेहतर तकनीक है जिसमें उपभोक्ता मोबाइल पर बिजली खपत की पूरी जानकारी देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रीपेड नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर है जिसमें बिजली का नियंत्रण जनता के हाथ में होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे विद्युत उपभोक्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इस हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हम अपने घर के हर मीटर के अपने बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इवन हमारे अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई आपका अप्लायंसेस चल रहा हो तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है। आज के वर्तमान में क्या होता है कि हमारा मीटर चल रहा होता है, घर में कोई अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता है, लास्ट में महीने के अंत में अच्छा खासा बिल होता है, जबकि एक्चुअल में उनको ज़रूरत उतनी नहीं थी, उसके बाद भी वो चल रहा होता है। तो इसलिए ये इतना अच्छा है कि आपके हाथ में बिजली का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि आप बिजली के अपने उपभोग को अपने हाथ में रखिए। इसीलिए स्मार्ट मीटर ज़रूरी है और इसीलिए लगाए जा रहे हैं। आप हमारे इंडिया के हर प्रदेश में ये काम चल रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये काम चल रहा है और कई अच्छी प्रोग्रेस है। हमारे उत्तराखंड से और जगह की प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें हमें इस मीटर लगाने में सहयोग करें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जहां तक आप मुझे सुनाई दिया कि प्रीपेड, इसको प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है, प्रीपेड मीटर ये बिल्कुल प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर है और इसमें कहीं आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई अभी हमारी योजना नहीं है कि इसे प्रीपेड बनाया जाए। पब्लिक से मैं अनुरोध करना है, बिल्कुल घबराएं नहीं, हमारा सहयोग करें और ये अच्छे से इस योजना का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने दें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध राजनीतिक रूप ले रहा है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के विरोध के बाद बीजेपी समेत अन्य दलों में हलचल मच गई है। अब लाल कुआं के कांग्रेस नेता व पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार पर गरीबों और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कांग्रेस सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है, हम भी इसका विरोध करते हैं। ये बहुत ही गरीबों पर अतिरिक्त लोड, सारे लोगों पर अतिरिक्त लोड पड़ने जा रहा है। इसका हम तहे दिल से विरोध कर रहे हैं। और हमारे विधायक जो हैं किच्छा के बेहड़ साहब ने, उन्होंने स्मार्टफोन का विरोध किया है। हमारे हरीश रावत मुख्यमंत्री तथा सरकारी, उनके द्वारा विरोध जारी है। और ये अन्नानी अमानी की सरकार है, जो कहते हैं वही सरकार को मान लेती है और वो नियम लागू कर देती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीबों को लोड पड़ेगा, आम जनता पर लोड पड़ेगा। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगा और कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है इसका। उत्तराखंड में कांग्रेस में इस समय आपसी कलह चरम पर है। बता दें कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने कहा कि कांग्रेस में केवल कुर्सी की लड़ाई चल रही है और इसके वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पर सवाल भी उठा रहे हैं। हानि पाठक ने यह भी कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह ये दर्शाती है कि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, वो उनका अपना मैटर है कि कुर्सी को लेकर लड़ाई करना तो उनके वो संस्कार में है, क्योंकि लगातार कुर्सी को ही लेकर लड़ाई इनके यहाँ होती चली आई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर बहुत ज़्यादा विपक्ष के बोलने के बाद कभी कोई आसीन हुआ, लेकिन उसको भी पद से, चेयर से समय समय पर हटाने का कार्य किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए तो विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पे दलाल का ठप्पा दे रखे हैं। उनके बाकी प्रवक्तागण भी सवालिया निशान उठाते हैं। उनके प्रभारी यहाँ उत्तराखंड में आना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ये उनके यहाँ जो आपस में सिर फुटा फुटौल है, वो यह दर्शाता है कि ये जनता के प्रति बिल्कुल सरोकार नहीं रखते हैं। ये अपने भले के लिए जो कार्य होता है, ये वही उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपना ही सिर फुटा फुटौल करने में व्यस्त रहते हैं। देहरादून में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में 3 साल में 6000 मरीजों की कीमोथेरेपी हुई है। 70 मरीज एडवांस स्टेज पर पहुंचे हैं, जिसमें इलाज मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा आपको बताते चले कि राव जीवन शैली और खान पान इसकी बड़ी वजह बताई गई है। 70% मरीज हमारे पास तीसरी चौथी अवस्था में आते हैं, है ना। तो ये गंभीर मामला है ना। और प्राइवेट से लौट के मरीज आते हैं, जहाँ पर उन्हें पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उनका ये होता है, तब उनको एक ही रास्ता दिखता है कि सरकारी अस्पताल, तब वो आते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है सरकारी अस्पतालों के लिए। हमारे पास स्टाफ की, जूनियर डॉक्टर्स की भी कमी है अभी। और लेकिन हमारे वार्ड में अभी 20 बेड्स का वार्ड है, वो लगभग 80% से 100% की ऑक्यूपेंसी रहती है। और आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। ये स्कैम सस्ती वेबसाइट और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जिताते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से भी सामने आया, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित से सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ठगों द्वारा सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अत्यधिक संख्या में है। इसमें आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं,
और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज़ कराए थे, और जो Tier 1 अकाउंट थे, जो मेन इसमें बेनिफिशियरी थे फ्रॉड अमाउंट के, उसको वहाँ से जयपुर से राजस्थान से अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव तेजी से हो रहे हैं। 18 फरवरी तक मंडल अध्यक्ष, 28 फरवरी तक जिला अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। फरवरी के अंत तक संगठन नया स्वरूप भी लेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है, और हमारे राज्य में क्योंकि निकाय चुनाव यहाँ पर अभी हुए हैं, और निकाय चुनाव से पहले हमारे उत्तराखंड राज्य के जो सभी पोलिंग बूथ हैं, उन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, और आगे हमारी मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव, निकाय चुनाव का थोड़ा विलम्ब हुए, और अब 20 फरवरी तक हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक हमारे प्रदेश के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के 19 जिला इकाइयां हैं, उन सभी के जिलाध्यक्षों का भी चयन हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए।